हसीन दौर है, इसकी तारीख में कोई नहीं मिसाल देती। मैं समझता हूँ कि हमारे कायद जनाब शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, ये मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मैंने अपने हल्के की और जितने इंतखाबी सूरत हाल है उसकी परेशानी का, हैरानी का और जालमाना अंदाज का आपके इल्म में बात लाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपका मशकूर हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के स्पेशल दोस्त हैं। कल जो कुछ मेरे साथ होता रहा, आप दोस्तों ने उसको बर वक्त पॉइंट आउट भी किया, अपने व्लॉग्स भी किए, आप लोगों ने इसको फैलाया भी और मेरे साथ यकजहती का इजहार भी किया, जिससे सैकड़ों नहीं लाखों की, हज़ारों लाखों की तादाद में मुझे पूरे पाकिस्तान से भी और पूरी दुनिया से मैसेजेस भी आए, खैरियत भी दरियाफ्त की और मेरे बारे में कंसर्न भी थे, जिसमें आप दोस्तों का बहुत इसमें बड़ा अमल दखल है और मैं आपका ज़ाती तौर पर ममनून हूँ। अब हम आगे आते हैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ और उसके बाद हम आगे मज़ीद पॉलिटिकल बातों में करेंगे। मुख्तसर से अल्फाज में मैं कहूँगा, कल 9:20 की मेरी फ़्लाइट थी और मैं इधर से अभी पहुँचा ही था, तो 11 सवा 11 के दरमियान में क्वेटा एयरपोर्ट पे अभी मैं उतरा ही था। तो लाउंज में जाने से पहले ही सादा कपड़ों में भी और पुलिस यूनिफॉर्म में भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और बाकी सारे लोग वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे कहा जी आपसे बात करनी है। और मैं समझ गया था कि बात करने का मकसद उनका क्या हो सकता है। और इस दौरान मुझे सारी लोकल लीडरशिप जो बाहर आई हुई थी एयरपोर्ट पे लेने, मुझे जुलूस की शक्ल में हमने जाना था हरनाई, कल का प्रोग्राम था और माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम कल हुआ है। उसके बाद आज का प्रोग्राम है योग में और कल होना है पिशीन में। और हमारे ILF के इंसाफ लाज फोरम के वकला साहबान भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ कल मौजूद थे। लेकिन बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन के पास दो ही उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि एक तो ये है कि आप 3 MPO के तहत हम आपको गिरफ्तार करेंगे और ऑपरेशन भी करेंगे, जो दो आए हुए हैं या जिस तरह भी बाहर चूँकि झगड़ा होगा, पुलिस भी कुछ 200-250 की तादाद में बकौल हमारे उन दोस्तों के जो बाहर खड़े थे उन्होंने बताया वो भी मौजूद है। और साथ ही उनका ऑप्शन ये था कि बाई फोर्स हम आपको न तो बाहर जाने देंगे और ना ही हम आपको अलाउ करेंगे कि आप जुलूस में जाएं और अपने वर्कर कन्वेंशन में जाएं और अपने दोस्तों से मुलाकात करें। और ऑप्शन एक ही है, जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है आपको हम वापस भेजेंगे। बहरहाल उन्होंने शाहबाद की भी उन्होंने ऑप्शन दिया, लेकिन वो नहीं भेजा। उन्होंने फिर कराची का ऑप्शन भी दिया, लेकिन कराची में मैंने कंसर्ट दी, ठीक है जी। मैंने फिर इस दौरान लीडरशिप से बात की, लोकल लीडरशिप जो हमारे डॉक्टर मुनीर साहब, सालार साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और बाकी जो लोकल लीडरशिप है और ILF के दोस्त जिसमें इमरान साहब, मुफ्ती साहब और कई दोस्त थे, वो सब ने कोशिश की कि हमारी मुलाकात हो जाए, वकला के साथ भी हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं करने दी। बहरहाल वो जब मैंने कराची के लिए ऑप्शन दिया तो शायद उनको यह शक पड़ा कि वहाँ भी कोई प्रोग्राम ना हो, तो उन्होंने कहा नहीं जी लाहौर का ही ऑप्शन अवेलेबल है, आप उधर भेजेंगे। बहरहाल फिर मुझे लाहौर रिपोर्ट कर दिया गया और वहाँ से कल मैं बाई रोड यहाँ पहुँचा। देखें, मैं एक बात कहता हूँ, कल शेड्यूल भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम इसको अब कोशिश करेंगे कि इसको पत्थर की लकीर ही समझें। लेकिन मुझे ये बताएं, सबसे बड़ी एक पोलिटिकल पार्टी है जिसका चेयरमैन इमरान खान, जिसको आप फाउंडर चेयरमैन कह सकते हैं, जिसकी पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, ये हमारा मुखालिफ भी मानता है, ये आप भी मानते हैं, वो आपके तमाम समेज भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मैं अपनी बात करूँगा, मुझे बताएं कि किसी को हज़ारों की तादाद में मेरे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टॉक शोज मिलेंगे, ये अलग बात है। अब ताकतवर लोगों ने मेरा वहाँ इंटरव्यू या प्रोग्राम में आना बंद कर रखा है पिछले 1 महीने से, मुझे नहीं पता वो कौन सी बात पे नाराज़ हो गए, लेकिन मेरे तमाम टॉक शोज में आप उठा लें, कोई रीज़न, लॉजिक, लॉ के अलावा या कोई पॉलिटिक्स, जो जमहूरियत की वो चीज़ जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, विद इन द लॉ है, मैंने उसके अलावा कभी कोई बात नहीं की। अगर मेरे जैसे शख्स को, जो पाकिस्तान में मैं पिछले 30 साल से बार पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व हूँ, मैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रहा, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा, मुख्तलिफ कमेटीज़ का मैं चेयरमैन रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का फाउंडर मेंबर था, उसका फाउंडर वाइस चेयरमैन बना, मैं पाकिस्तान सर्विसेज बार का सदर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा हूँ 2019 में। यानी और हर साल हम अपना कैंडिडेट देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार तक। हमने हमेशा ये सीखा है कि आइन और कानून के दायरे में रह के हमने बात करनी है, अपनी सख्त से सख्त बात भी उसका इजहार करना है विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
हमने कभी हमारी जो जद्दोजहद है वो हमेशा पुरअमन रही है, ना तशद्दुद पे उकसाया है, ना अमन को ख़राब करने की कोशिश हुई है। कल अब बल्कि बहुत सारे वहाँ के AC DC मेरे क्लाइंट्स भी हैं, उनके साथ मैंने कुछ 2-2.5 घंटे हमारा मुज़ाकरात करते रहे। 3 MP ये है कि आप अमन में मुदाखलत, नक्शे अमन का खतरा है आपसे, आप जा करके अमन ख़राब करेंगे। मैंने कहा भाई मेरा तो बलूचिस्तान एक लिहाज से सेकंड होम है, डेरा गाजी खान का मैं खुद बलूच हूँ और मेरा वहाँ आना जाना सैकड़ों की तादाद में मैंने वहाँ केसेस किए। भाई मैंने कहा कि मैं अगर इस्लामाबाद में बैठ के कभी अमन के लिए ख़तरा नहीं बना तो मैं बलूचिस्तान की किसी सराउंडिंग्स में जाकर मैं क्या अमन का ख़तरा बनूंगा। मेरा पैगाम सिर्फ ये है, मैंने कहा ये मैंने तकरीर लिख के बैठा हुआ हूँ, ये मेरे सामने आपकी, आप इसके नोट्स बना लो, मेरी ये तकरीर है, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे अपनी स्पीच करने दो। मैं लोगों को अमन, मोहब्बत, आइन, कानून की बालादस्ती, टू जमहूरियत और इमरान खान का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। तो आपको इससे खतरा क्या है? क्या मेरे जाने से वो अमन कायम हो जाएगा जो आप बलूचिस्तान में चाहते हैं, या मेरे ना जाने से? और अगर मेरे जाने से अमन को खतरा है तो बता दे, मैं चला जाता हूं, चले वापस। तो मेरे ना जाने से आपने अमन कायम कर रखा है। तो फिर उन्होंने आपने देखा कि जलसा भी हुआ, हमारे लोगों को गोलियां भी मारी गई, जख्मी भी किया, और उसके बावजूद लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने जितनी मोहब्बत दी है मैं उनका बेहद मशहूर हूँ, और जितने कंसर्न रहे, फिर वो जो हमारे लोग मुझे लेने के लिए आए हुए थे उनको वहां नहीं पहुंचने दिया, वो कई जगहों से चक्कर लगाते लगाते वहां पहुंचे। ये तर्ज अमल कभी भी किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशनर कह देता है कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, अनवार काकड़ साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, तमाम जो केयर टेकर्स बैठे हुए हैं वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल तो बनाएं, आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दो, फील्ड तो दे दो, हमें खड़ा होने का मौका तो दो, हमें सांस लेने का मौका तो दो। हमारे लोगों के साथ आपको आखिर दुश्मनी क्या है? हम क्या इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या आईन मुझे इजाजत देता है कि मैं इस शहर से उठ के दूसरे शहर में जाऊं, मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करूं? अगर मुझे आईन इजाजत देता है तो जो अशखास या जो लोग मुझे इस आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए, मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का और इमरान खान साहब का तर्जमान भी हूं, मैं कोर कमेटी का मेंबर भी हूं, लीगल कमेटी का मेंबर भी हूं, लेकिन मुझे बताइए अगर मुझे इजाजत नहीं है तो वो कौन सी ताकतें हैं जिनको आप इजाजत देते हैं कि वो जाकर के प्रोग्राम करें? और अगर आप अपने प्रोग्राम्स को इस तरीके से रखते हैं कि आप पीटीआई की लीडरशिप को आपने बंद करना है, उनको नहीं आने देना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड किधर गया? मैं एक सवाल इंतजामिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से भी करना चाहता हूं। आप हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दूसरी मर्तबा नहीं मान रहे, आप बता दें किस तरह इलेक्शन कराएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन आपने माना हुआ है सिवाय हमारे। हमें आज तक सिंबल अभी तक बल्ला हमें नहीं उन्होंने दिया। आप कहते हो हम लेवल प्लेइंग फील्ड ले रहे हैं, कल उन्होंने जो कुछ कहा है। अच्छा, फिर आप मुझे बता दें कि आप न सिर्फ हमारे ही खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, और हमने सैकड़ों की तादाद में उनसे मुलाकातें भी की हैं, उनको कहा भी है और दरखास्तें भी दी हैं। हमने कहा है कि हमें कोई जलसा, कोई वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत दे दें। वो कहते हैं ठीक है जी मिलेगा, जबानी कलामी कह देते हैं, और इंतजामिया के लोग भी सारे कह देते हैं। लेकिन वो कल जो एडमिनिस्ट्रेशन आई वो कहते हैं कि जी आपकी तो हमारे दिलों में बहुत मोहब्बत और एहतराम है, लेकिन ऊपर से हुक्म है। अब ये ऊपर के अहकामात कौन देता है? ऊपर तो अल्लाह मियाँ की जात है, अल्लाह मियाँ देख रहा है कि यहाँ मुनसिफ किस तरह इंसाफ का जनाजा उठा रहे हैं। ऊपर अल्लाह मियाँ की जात ये देख रहा है कि इंतजामिया जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ हक सच का साथ दें, जो लोग सच के खड़े हैं उनके लिए रास्तों में रुकावटें पैदा ना करें, अपने लोगों पे जुल्म ना करें, तो वो तो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद हम अगर हाई कोर्ट में चले गए हैं, और ये कोई हम एक हाई कोर्ट में नहीं गए, हम सिंध हाई कोर्ट में भी गए, पेशावर हाई कोर्ट में भी गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, हमने ये नहीं कहा इलेक्शन डिलेट करें। हमने कहा है भाई इलेक्शन विद इन टाइम करें, लेकिन उन लोगों के जरिए करें जिनके ऊपर कम से कम ट्रस्ट हो, जो कम से कम जो हमारे खिलाफ जाती तौर पर अनाद ना रखते हों। लेकिन कल और कोर्ट ने हमारे कंधे इस्तेमाल करते हुए कहा जी वो इलेक्शन का वो जो DRO वगैरह थे उनको जब सस्पेंड किया तो साथ इलेक्शन कमीशन ने पहले मुलाकात की और फिर यहाँ आ गए। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। वो कहते हैं जी
हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर मेरे पास मौजूद है, मेरे आप तमाम सोशल मीडिया के दोस्त उठा लें, मेरे ट्विटर पे वो मौजूद है, ये आज से 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया। वो लेटर ये था, अगस्त के महीने में इन्होंने खत लिखा लाहौर हाई कोर्ट को और साथ कहा कि जनाब हमें बताएं, हमें आप बंदे चाहिए। उन्होंने कहा जी मिलेंगे, लेकिन आप शेड्यूल लेकर आओ और फ्रेश रिक्वेस्ट लेकर आओ, शेड्यूल के साथ भेजो, हम आपको बंदे स्पेयर कर दें ताकि पता चले कब देने। उसके बाद उनसे राब्ता किए बगैर 3 महीने कोई खत किताबत नहीं की, कोई बात नहीं की उनसे 3 साढ़े 3 महीने, और उठ के तो सारे एग्जेक्टिव के लोगों को डीआरओ बना दिया। अब दूसरी बात यह कही कि सारे वो लोग हैं जो चेंज शुदा है, शहबाज शरीफ के जमाने में नहीं है। मैं बाकी दूर ना जाएं, आप इस्लामाबाद के जो मेमन साहब बैठे हुए हैं इसके बारे में 2 लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा एस्टैब्लिशमेंट को कि इनको ट्रांसफर करें। एस्टैब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि जनाब इनको ट्रांसफर करें। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस भी दिया कि क्यों आपने उसको चेंज नहीं किया, लेकिन उसको फिर डीआरओ बना दिया आपने। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि जो लोग हमें इतना नहीं छोड़ते कि हम जाकर वर्कर कन्वेंशन कर सकें, हमें इतनी इजाजत नहीं देते हम जाकर वकीलों के साथ मुलाकात कर सकें, मुझे बताएं वो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे? वो क्या, हम सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इलेक्शन के हवाले से आपको याद होगा ये तीसरी पिटीशन थी जो पीटीआई ने की है। पहली पिटीशन सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने की थी, उसके साथ पीटीआई के स्पीकर्स लोग आए थे, 1 मार्च को फैसला हुआ था और 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे थे, जिसको इन्होंने चेंज कर दिया था 8 अक्टूबर को। फिर हम पिटीशन फाइल करके गए और वहां फिर फैसला हुआ कि 14 मई को इलेक्शन होगा, और तीसरी पिटीशन ये अभी की है जिसके ऊपर 8 फरवरी का फैसला हुआ है। हमने तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखे। इलेक्शन मांग कौन रहा है? पिछले 2 साल से हम ही इलेक्शन मांग रहे हैं, और बदकिस्मती से ऊपर हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो लोग जो इलेक्शन से भाग रहे हैं और इलेक्शन तबाह करने का जरिया बने हैं आज तक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन ही नहीं होने दिया केपी और पंजाब में। वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन को डिरेल कर रहे हैं जी, हम जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं। कमाल की बात है, इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क की क्या होगी? अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि वो लोग, हम ये चाहते हैं कि कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन को अगर वक्त से पहले आप मुतराजा कर देंगे, जो कि हो चुका है, आप अगर हमारे लोगों को आज भी उठाया जा रहा है जिनका पता कोई नहीं, जिनके बारे में आज भी जो फर्स्ट हमारी लीडरशिप है वो सारी की सारी अंडरग्राउंड है, जो ही बाहर आती है आप उठा के ले जाते हो। मुझे बताएं, कल मैंने सारे दोस्तों से टेलीफोन पे बात हुई, चूंकि इत्तेफाक से मैं कोयटा जा रहा था। खदीजा शाह जिंदगी में कभी कोयटा नहीं गई, वो मुल्जिम है वहां के मुकदमों की। भाई या तो वो लाहौर में थी या वहां थी, अगर वो वहां थी तो फिर लाहौर में नहीं थी, इन मुकदमों को खत्म करो। अगर लाहौर में थी तो फिर वहां के मुकदमात कहां से आ गए? अगर आपने खवातीन के साथ भी ये जुल्म और तशद्दुद बरकरार रखना है, और आज तक 7 महीने से उनको किसी को बाहर नहीं आने दिया, इसके बावजूद के सबकी जमानतें हो चुकी हैं, परवेज दिलाई की 15 से 20 दफा जमानतें हो चुकी हैं, किसी लीडर को आपने बाहर नहीं आने देना, तो मुझे बताएं तो फिर इलेक्शन कराने का फायदा क्या है? आप ये बिलियंस ऑफ रुपीज किस लिए लगा रहे हैं? अगर आपके पास कोई हल है तो वो सिर्फ एक है, मुल्क को हमने आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। आप क्या माजी से सबक सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? भाई 60s एंड 70s में क्या हुआ? एक पार्टी को रोकने के लिए आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन पब्लिक उसके साथ खड़ी थी। 162 सीटों से 160 सीटें ली मुजीबुर रहमान की पार्टी ने, आपने फिर उसको इख्तियार नहीं दिया, आपने अपने ही लोगों के खिलाफ फोर्स यूज की। आप तो एक बड़ी तफसील के साथ हमें रिस्पेक्ट, कई लोग उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। हामिद मीर ने जो रिसर्च करके दी है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिसर्च है। उसके नतीजे में तो ये साबित करने की कोशिश हुई है कि कौन लोग थे जो पाकिस्तान को 2 लाख करना चाहते थे। तो कमाल की बात यह है कि आज जो कुछ हो रहा है, क्या हम उसी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं? क्या अपने लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं, खा वो बलूचिस्तान के लोग हों, खा वो केपी के लोग हों, खा वो सिंध के हों, खा वो पंजाब के हों? भाई अगर आपने एक पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर जिसने सारी जिंदगी आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, मुझे पब्लिक में जाने से इजाजत नहीं है, तो मुझे बताएं फिर वो कौन लोग होंगे जिनको आप आइन के तहत दिए हुए हुकूक देंगे? मुझे तो बलूचिस्तान के और पूरे रिमोट एरिया के उन दोस्तों की जब कॉलें या फ़ोन या उनकी जो शिकायत मौसूल होती हैं, मैं आपको अगर तफसील बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। यानी निचली सतह पे अगर कोई पीटीआई का वर्कर भी है ना, मुजरिम है दूसरी तरफ, उसको छोड़ देंगे।
मुजरिम है, डाकू है, चोर है, दहशतगर्द है, उसको छोड़ देगी पुलिस। लेकिन जुर्म सिर्फ एक है पाकिस्तान में, वो पीपीसी में मेरा ख्याल है ये ऐड कर देना चाहिए था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की वो पीडीएम की हुकूमतों को, वो है कि आप पीटीआई के वर्कर हैं तो सबसे बड़े मुजरिम है। और ये हालात पहुंच चुके हैं कि निचली सतह पे भी पुलिस उनको उठा रही है, उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बना रही है, उनके साथ जाते कर रही है। लेकिन अवाम ने भी तहिया कर रखा है। अवाम का फैसला ये है कि हमने बाहर निकलना है 8 फरवरी को, हमने बल्ले को वोट देना है, हमने पीटीआई और इमरान खान को वोट देना है। देखें, इमरान खान ने आज से 1 साल पहले कह दिया था कि लंदन प्लान है क्या। लंदन प्लान के 4 चीजें बताई। नंबर 1, ये लाएंगे अपने सुपर लाडले को, उसके मुकदमा खत्म करेंगे। वो आपने देखा इस अंदाज से खत्म हुए हैं, इस अंदाज से। हमारी तो एक पिटीशन केस को वापस लेने की 11 महीने के बाद डिसमिस की कि केस भी वापस नहीं ले सकते, और उनके मुकदमा जिस अंदाज से खत्म हुए हैं, तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कल ये फैसला कर देंगे कि आओ जनाब हम दुआ खैर करें कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह जन्नत में भी साथ लेके जाए, शायद ये भी सर्टिफिकेट वो दे दें। इतना फरिश्ता बना दिया। ये अलग बात है, आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट का कोई पता नहीं मालिक कौन है। वो खुद कहते थे, हसन नवाज कहता था कि जनाब मैं टेनेंट के तौर पर रह रहा हूँ। हुसैन नवाज कहता था अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, जियो के ही प्रोग्राम में आकर कहा, और मरीम नवाज हमारी बेनिफिशियल ओनर है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो जराए और रसीदें जिनकी बुनियाद पर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। और फिर कतरी खत आ गया। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब तक ये नहीं पता कि अब अल्लाह ही पूछेगा कि ये वन फील्ड डिपार्टमेंट है किसके। तो अगर ये तर्ज अमल हमारी मुनसफों का हो जाएगा, ये जो नाइंसाफी का दोहरा मेयार सबके सामने है। और सिर्फ ये नहीं है, मुझे बताएं, चौथी दफा हमारी बहस हो गई है, वो रिजर्व आर्डर, वो जो तोशाखाना मुतासिर जज ने फैसला दिया, सेंटेंस सस्पेंड हो गई है, लेकिन आर्डर सस्पेंड करने के लिए चौथी दफा बहस हो गई है, और 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो टाइम नहीं मिला जज साहब को वो फैसला लिखने का, फैसला करने का, ऑर्डर सुनाने का। वो रिजर्व ही है, वो महफूज है। तो अगर इस तरह अदालतें इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएंगी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से, तो ये लोगों का एक आस और उम्मीद होती है। वो किससे होती है? वो अदलिया से होती है कि कोई भी इंतजामिया गलत करेगा, एक्सेस ऑफ पावर करेगा, हम अदालतों के पास जाएंगे। जब ये नहीं होगा, बददिली हो फैलेगी, मायूसी होगी, इंतशार होगा, उसका नुकसान हमारे माशरे को होगा। आज मिस एडवेंचर्स करके अपने मुल्क की तबाही अपने हाथों से आपने किस्मत लिख दी है। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, वो है इमरान खान, उसकी दुश्मनी में पूरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम को आज माशी तबाही की दलदल में धकेल दिया है। लेकिन खुदा के लिए आइंदा तो आप सोच लें, आइंदा की नस्लों को सोच लें। आज आप ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुतनाज़ा इलेक्शन करा देंगे, तो क्या होगा उसका अंजाम? उसका अंजाम ये होगा कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई ओवरसीज आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा, आपका सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा होगा, और फिर उसका अंजाम खुदा न खास्ता हमारे यहाँ जो तबाही हो चुकी है उसमें मजीद इजाफा होगा। उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारी सियासी इकाइयों को होगा। चूंकि इमरान खान और पीटीआई फेडरेशन की अलामत है, पूरे 4 सूबों में के कैपिटल्स में चले जाएं, आप फेडरल के कैपिटल में बैठे हुए यहाँ चले जाएं, पूरे 4-5 सूबों के साथ आप केपी में, और आप गिलगित बल्तिस्तान, और उसके साथ आप कश्मीर में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में चले जाएं, सारी दुनिया के लोग आपको बता देंगे। लेकिन फेडरेशन को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुल्क की जड़ें खोखली होंगी। मुल्क की जड़ें खोखली होंगी तो नुकसान हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी होगा, हमारी 25 करोड़ आवाम को भी होगा, और उसके बाद शायद वापसी के रास्ते हमारे बंद हो जाए। इसलिए आज भी वक्त है, तमाम स्टेक होल्डर्स रिकंसिडर करें अपने फैसलों को, अवाम को फैसला करने दें। वो जिसको चाहते हैं उसको आगे आने दें, और जिसको नहीं चाहेंगे वो आगे आकर के अपना इक़्तिदार संभालें। अवाम के फैसले अवाम को करने दें। आप आज आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये अलग बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो पाबंदियां हैं वो हम सब जानते हैं और उनकी मजबूरियां भी जानते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए लोगों तक पैगाम इस तेजी के साथ पहुंचता है और फैल रहा है। लोगों ने फैसला किया है कि हम ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स को ठुकरा देंगे,
ड्राइंग रूम के पॉलिटिक्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज यही वजह है कि जो आपके मुक्तदर लोग, जो आपके ड्राइंग रूम और नूरा कुश्ती रखने वाले, सो कॉल्ड अपोजिशन करने वाले, वो आज जो फैसला करते हैं अवाम उनको रिजेक्ट कर देती है। और नूरा कुश्ती की मिसाल आपने देख ली, बिलावल साहब ने 3 महीने बड़ी गुडविल बना ली थी अपनी बातें करके, लेकिन एक रावनवार उसकी गुफ्तगू आने के बाद और हाफिज नईम रहमान की एक गुफ्तगू के बाद कि हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो वो जो सब पे भारी हुआ करते थे वो झाग की तरह बैठ गए और सब कुछ वो कह दिया जो ताकतवर लोग चाहते थे। ये कमजोरी इमरान खान की नहीं है, इसलिए कि इसकी पैसे प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर नहीं पड़ी हुई, ये करप्शन में मुलव्वस नहीं है, इसने करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर नहीं रखा हुआ। ये लीडर है, विजनरी लीडर है, बाकी डीलर हैं। अब डीलर को क्या लगे, तो उनको तो डील करनी है अपना माल बचाने के लिए। जिनका मुल्क से बाहर पैसा होगा, इक्तदार होगा, जब मुल्क से बाहर बच्चे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी बाहर होगी, उनका बरना जीना बाहर होगा, उनके इंटरेस्ट मुल्क से बाहर होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाम बनाने और यहाँ अपना इक्तदार हासिल करने के लिए आते हैं। उनका इंटरेस्ट आपकी आवाम नहीं हुआ करती। लेकिन जिस लीडर इमरान खान का मरना जीना इस मुल्क के साथ है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है कि जिसको ये ब्लैकमेल कर सकें, इसलिए आज उससे ये डरते हैं। उसको इक्तदार से बाहर रखने के लिए हर साजिश और हर 2 नंबरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ, मुल्क के साथ जाती हो रही है, मुल्क के लोगों के साथ जाती हो रही है। और आज भी वक्त है कि अभी 1.5 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, अपनी पॉलिसीज को रिकंसीडर करें और आवाम को फैसला करें। अच्छा सर, आज 16 दिसंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। 2 बड़े अहम सानियात हुए, आपने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन उनका जिक्र नहीं किया। आखिर ये मैंने जिक्र जरूर कर दिया, लेकिन तफसील उसकी इसलिए नहीं बताई आपको। मैंने जिक्र ये कर दिया, देखें उसका रेफरेंस भी दे दिया अहमद मीर का। 16 दिसंबर क्यों हुआ था ये? जब आपने अपने लोगों के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल की, अवाम के फैसले को आपने तस्लीम नहीं किया, जब आपने अपने मुहब्बे वतन लोगों को जो फातिमा जिना के साथ खड़े हुए थे, आपने उनका रास्ता रोका, अपनी पॉपुलर लीडरशिप को के गले घूंटे, उसका अंजाम यह हुआ कि आपके हाथ से आपका मुल्क 2 लख्त हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि आज वक्त है अपने मुल्क को मजबूत करें, अपने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करें, अपने मुल्क के लोगों को पे ट्रस्ट करें, अपने लोगों को फैसला करने दें। और वो दहशतगर्दी जो उस जमाने में हुई थी और वो खत्म हो चुकी थी और खत्म हो सकती है, बशर्ते के लोगों के फैसले ट्रू लीडरशिप को आगे आने दें, ट्रू लीडरशिप अपनी पॉलिसीज बनाए। हम इन 16 दिसंबर के दोनों वाकयात से, खा वो APS का वाकया है, खा वो हमारे फॉल ऑफ ढाका है, उन दोनों से सबक सीख के हमने आगे जाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें जरूर सबक सीखना चाहिए, और वो तभी मुमकिन है कि जब हमारे पॉलिसी साज अपनी अना से बाहर निकल आए, अपनी जातियात से बाहर निकल आए, ड्राइंग रूम के जरिए फैसले इम्पोज करना छोड़ दें और अवाम को फैसला करने दें। जिस शख्स ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा किया, आप उसका रास्ता रोक के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुदा न खास्ता हम ऐसे किसी साल ऐसे दोबारा ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पॉलिसियाँ तो हमारी अमेरिका में बनती हैं और हमारे आर्मी चीफ आजकल अमेरिका में, क्या समझते हैं कि उधर से कुछ ऐसा आएगा कि आपको भी थोड़ी आसानी पीटने की आसानी पैदा हो? मांगड़ साहब, बात यह है कि हमारे फैसले अगर अमेरिका करेगा तो बदकिस्मती होगी। वो तो कभी नहीं चाहेगा कि हम आज़ाद हों, वो कभी नहीं चाहेगा हम अपने पाँव पे खड़े हों, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम माशी तौर पर इंडिपेंडेंट हों। और यही वजह है कि आपकी माशी जो बर्तरी हो रही थी, आपका 2 साल पहले चलता हुआ मुल्क जिस वक्त 6.1% आपकी GDP थी, जिस वक्त 14 रुपए या 16 रुपए के दरमियान में आपका बिजली का यूनिट था, आज आप 70 रुपए पे पहुंचा चुके हो। मुझे बताएं, 25 रुपए इंटरेस्ट दे के कोई सरमायाकार पैसे लेगा और 70 रुपए, या अब कमर्शियल तो उससे भी ज्यादा है, ये तो डोमेस्टिक है, वो इतनी महंगी बिजली के साथ प्रोडक्शन करेगा? नहीं कर पाएगा। उनकी ख्वाहिशें हैं कि आपके मुल्क को
हम इतने बुरे हालात में ले जाएं, खुदा न खास्ता आपको वो मुसल्लत करके आपको कमज़ोर वो देखना चाहते हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर खुद मुख्तारी के साथ आप अपना काम करें। तो इसलिए वहाँ की पॉलिसीज़ को छोड़ें। देखें, मुझे इमरान खान ने खुद कहा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनको फ़ोन किया कि जी हमें असला चाहिए। मैंने मना किया कि हम आर्बिट्रेशन तो कर सकते हैं, हम सुलह तो करा सकते हैं आप दोनों पार्टीज के दरमियान, वो सोवियत यूनियन है, रशिया है, या आप यूक्रेन है, लेकिन हम कोई पार्टी नहीं बनेंगे। आज इमरान खान अगर सस्ता तेल लेने वहां जाता है, इमरान खान जब मुल्क की होने वाली मुदाखलत के खिलाफ बात करता है, तो वो उनकी नज़र में जब एब्सोल्युटली नॉट की बात करता है, जब ऑपरेशंस यहाँ न होने की बात करता है, जब ड्रोन अटैक्स के खिलाफ सबसे ज्यादा वो मुजाहरे करता है और उनके जमाने में एक ड्रोन अटैक नहीं होता, तो वो तो उनकी नजर में खटकेगा ना। लड़ने का आपने अगर फैसला किया है तो किस हल्के से आप इलेक्शन लड़ेंगे अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी इमरान खान साहब फैसला करेंगे। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि आरोस के जो ब्यूरोक्रेसी से सिलेक्शन जो हो चुकी थी, उस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की उन्होंने, उस पर कल चीफ जस्टिस काजी फायद इहसान ने जो अहकाम जारी किए हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के पास प्रॉपर असिस्टेंस नहीं हुई। उनको जो ECP के वकला साहबान ने या ECP ने झूठ बोला कि लाहौर हाई कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था आरओ देने से। वो लेटर मौजूद है जिसके ज़रिए उन्होंने कहा था कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप फ्रेश एप्लीकेशन विद शेड्यूल लेकर आएँ। वो उन्होंने उसको छुपा लिया। फिर उन्होंने ये भी झूठ बोला कि ये तो वो लोग हैं RO और DRO जो पुराने ज़माने के बैठे हुए हैं, हालांकि ऐसी बात भी नहीं थी। तो इसलिए वो जब वहां जाकर झूठ बोलेंगे, झूठ की बुनियाद पर वो फैसला लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा सिर्फ एक बात थी, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। आज भी चीफ जस्टिस साहब जो कुछ हो रहा है, हम उनसे मुतालबा करते हैं आप उसके लिए आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दे दें, कोई दो नंबरी ना करे। आप बेशक आप जुडिशरी के बंदे दे दें, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे, जुडिशरी के बंदे दे दें, जुडिशरी को भी छोड़ें, आप इन्हीं से इलेक्शन करा दें। लेकिन जिनको अदालतें फैसला दे चुकी हैं कि इनको छोड़ दो, एग्जीक्यूटिव कहती है हम नहीं मानते, जो अदालतों ने करना है कर ले। अगर इस तरह का माहौल होगा तो वो एग्जीक्यूटिव जो इतना जुल्म कर रही है, जो किसी के इशारों पे नाच रही है, बांदी बन के एक सुपर लाडला के सामने खड़ी हुई है, अगर ये तर्ज अमल होगा तो मुझे बताएं इंसाफ फिर कहाँ से आएगा? फिर इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होगा? सर ये बताइएगा कि अभी आपने बात की है कि आज सकूत ढाका भी है आज के दिन, अब शेर अफजल मरवत को पंजाब से गिरफ्तार किया गया, ये किसी और सकूत की जानिब इस तरह की हरकत करने के बाद हम नहीं जा रहे? देखें, इतनी छोटी बातों पे तो सकूत नहीं हुआ करते, लेकिन आप ओवरऑल आप चीज़ों को देखो। जब आप आवाम को फैसला नहीं करने देंगे, जब आप पूरे पाकिस्तान में PTI के वर्कर्स को उठाएंगे, जब PTI के लोगों को पाबंद सलासल करेंगे, जब PTI के लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला करेंगे, जब आप एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका नुकसान आपके मुल्क की इकाइयों को होगा, आपकी जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने पहले पूरी तफसील के साथ आपको बयान कर दिया। शुएब शाहीन साहब, जिस तरह आपने पूरी तफसील बताई कि PTI के साथ क्या हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि 8 फरवरी को PTI वाले मैदान में होंगे, उनके जो कैंडिडेट्स है पोलिंग स्टेशन पे हमें नजर आएंगे? देखें, ये जो कुछ भी कर लें, इमरान खान ने, मैंने कहा ना, 4 बातें की थी। एक ये कि उनको लाएंगे, दूसरा ये कहा था कि PTI को डिसमेंटल करेंगे, तीसरा ये कहा था, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, कि ये नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करेंगे और इमरान खान को नाअहल करेंगे। ये तीनों काम हो गए। लेकिन साथ उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। हमारे लोग, कल मैं आपको बताऊँ ना, हरनाई में क्या किया इन्होंने, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों की बात तो छोड़ दें, गोलियां मारी, जख्मी किया, रास्ते बंद कर दिए, नहीं जाने दिया। उसके बावजूद सबसे बड़ा लीडर्स के बगैर वर्कर कन्वेंशन हुआ, सबसे बड़ा हरनाई में, और आज आप इंशाल्लाह योग में भी देख लेना। तो ये अगर वहां के छोटे छोटे इलाकों की सूरत हाल है, तो फिर बाकी क्या होगा? लोगों ने खुद निकलना है। ये अब इमरान खान और PTI उनकी जिद बन चुका है, और ये जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने खुद खड़े होना है, और इंशाअल्लाह PTI इलेक्शन जीतेगी। रात जो शेड्यूल आया इलेक्शन का, उसके हवाले से जो है ना 22 तारीख को जो है ना वो कागजात नामजदगी का वो जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे
जो नाअहली की तलवार उनके साथ पे लटक रही है तोशा खाना को, वो एक दरख्वास्त जो है इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो पेंडिंग है। क्या इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जी ज़रूर इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और मैं अदलिया से भी सवाल करता हूँ कि जिस तेज़ी के साथ आपने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है और जिस तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली का मुकदमात ख़त्म किए हैं, तो भाई इंसाफ का फैसला यह है कि हमारे फैसले तो कर दें, वक्त पे फैसले तो कर दें। और वही आमिर फारूक साहब के पास भी है, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी है। हम ये तवक्को रखते हैं कि उससे पहले फैसला आ जाएगा और इंशाल्लाह इमरान खान साहब कोशिश की है के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा है कि तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना फील्ड मिल रही है ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की जानिब से एक सवाल उठाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतलका जो फोरम है उससे रजू नहीं करती, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही रजू करती है। पहली बात तो यह है कि जो मुतल्लका फोरम है वो अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन पिछले कई सालों से कर रहा है, मुझे बताएं फॉरेन फंडिंग हनीफ अब्बासी केस में कहा गया कि अकाउंट्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के क्रॉस द बोर्ड आप चेक करें। हमारे तो आपने चेक कर लिए, मुझे बता दें बाकी किसी पार्टी को हाथ लगाया। तौहीन इलेक्शन कमीशन हमारे अलावा सबने तनकीद की है, हमारे अलावा हमारे लीडर के अलावा इमरान खान के अलावा किसी और के खिलाफ प्रोसीडिंग की नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दूसरी मरतबा हमने करा के उनको दे दिया, हमारे ऊपर एतराज है, किसी और पार्टी के ऊपर एतराज नहीं है। हमें अभी तक सिंबल नहीं मिला, बाकी सारी पार्टियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। सारी पार्टीज को वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करने की इजाजत है सिवाय पीटीआई के। सर मुझे बता दें कि जो है ही पार्टी बना हुआ उसके पास हम लेने क्या जाएंगे, उसके तो खिलाफ गए हैं हम अदालतों में। हम कहे हैं कि जनाब आप अदलिया से इलेक्शन कराएं, उन लोगों के जरिए जो ऑनेस्ट लोग हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। हमारा एक ही मुतालबा है, हम चीफ जस्टिस से मुतालबा कर लेते हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। क्या आज जो कुछ हो रहा है, आपकी आंखें और कान है आप मुआशरे के, मुझे आप साफियों से गरज है, मुझे बताएं आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। और जहां तक ये कह रहे हैं नून लीग वाले और शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा हूं और उस पर मुझे बड़ा फख्र है, तो मुझे बता दें वो आंख का तारा जो बनने की कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को, वो जिसको एक शेर है, बनाए शाह का मसाहिब फिरे है अतराता मगर न शहर में गालिब की आबरू क्या थी। अगला फिक्रा तो उसने किसी की वजह से कहा था। लेकिन मुझे बता दें कि किसी के कंधे इस्तेमाल करके वोट को इज्जत दो का नारा फेंक के आपने वोट को इज्जत दो का नारा उठा लिया। आज आपकी पॉपुलैरिटी 2 से 4%, 10% नहीं है और आप बातें करते हैं उस पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हम तो 3 मरतबा, तफसील आपको बता दी, 3 मरतबा हम अदालत में गए हैं इलेक्शन के लिए। इन्होंने क्यों नहीं कराया इलेक्शन उस वक्त केपी और पंजाब में? करा देते, आपको पता चल जाएगा। और पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट आप सामने रख लें, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। हम तो इतने अरसे से इलेक्शन मांग रहे हैं। अगर आप जुल्म कराओगे अपनी लोगों के जरिए, अगर आप जुल्म कराओगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आप इलेक्शन भी कराना चाहोगे, हमारा तो सिर्फ एक मुतालबा है ना कि आप इनकी बजाय जजेस से करा लो। उनको क्या तकलीफ है भाई? जजेस जो हैं वो भी कंप्रोमाइज है बहुत सारे, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो मुनसिफ होंगे, कुछ तो अपने जमीन के मुताबिक फैसले करेंगे। हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इसलिए पीएमएलएन झूठ बोल रही है, वो फ्रॉड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सहारे ढूंढ रही है। आज पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए वो हमारे पे इल्जाम तराशी कर रही है। मौजूदा सियासी हालात देखते हुए क्या आप समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आगे आम इंतखाबात से पहले ही कोई नाम फाइनल कर लिया गया है? अगर वाकई फाइनल कर लिया गया है तो किन बुनियादों पे किया गया है? देखें, ये ड्राइंग रूम में बैठ के ना वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि जो नाम फाइनल कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अवाम ने उनके नामों पे कांटा लगा दिया है, तो लिहाजा ये जो कुछ सोच रहे हैं इनके खिलाफ आएगा और इंशाअल्लाह अवाम 8 फरवरी को बाहर निकलेगी और इंशाअल्लाह वो पीटीआई को वोट देगी और हुकूमत इंशाअल्लाह पीटीआई बनाएगी। कोशिश की है साइफर केस। एक सेकंड, जिन लोगों ने जाना है वो चले जाएं, जिनमें बैठना है मैं सवालों का जवाब दूंगा। जिन्होंने बैठ